हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी साइंस का एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए कमाल का वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि एग्जाम से पहले हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इंपोर्टेंट भी भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कैसे देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन की बात की जाए या प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 में कहता है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का जो वेग है वो सबसे अधिक निर्वात में होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 हमारा कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के लिए प्रिज्म की आवश्यकता काफ़ी ही ज़्यादा पड़ती है। क्वेश्चन का सही जवाब से सी हो जाएगा जी, प्रिज्म से। उसके बाद में अगला सवाल का आंसर दीजिए कि समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब 25 सेमी हो जाएगा, और दूर दूरी पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 सतहों से घिरा रहता है। उसके बाद में क्वेश्चन 6 का सही जवाब बताइए कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है कि विद्युत विभव है। दोस्तों विद्युत विभव जो है वह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देख लीजिए कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। आसान शब्द में कहें तो साइड मिरर के रूप में उपयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है। क्वेश्चन का सही जवाब उत्तल दर्पण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 हमारा कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है। तो क्वेश्चन 9 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जब भी प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किरण अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। काफ़ी ही सिंपल सवाल है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, जिसे टी द्वारा सूचित किया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 11 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल इसमें 11 कहता है समानांतर क्रम, जिसे पार्श्व क्रम भी कहा जाता है, में जुड़े 2 प्रतिरोधों जिनके प्रतिरोध R1 और R2 है, तो इसका समतुल प्रतिरोध R का मान क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 11 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। इसके बाद में क्वेश्चन 12 को देख लीजिए कि जूल प्रति कूलाम यानी जे प्रति सी कहा जाता है। दोस्तों जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं हो जाएगा वोल्ट। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाला जो नेत्र अर्थात आँख है, ये दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 14 हमारा कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह धारा कितनी होती है। क्वेश्चन 14 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 हमारा कहता है लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। लघुपतन के समय विद्युत धारा का जो मान है वो काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बिजली का सुचालक है। बिजली का सुचालक कौन सा है, तो आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन 16 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अपवाद में ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक नहीं बल्कि विद्युत का सुचालक होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 मना करता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन में कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में त्रिआबंध होता है यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, C3H4 में ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद में अगला सवाल इसमें एक समाधान करता है CnH2n+2 किसका समान सूत्र होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि CnH2n+2 जो है वो एल्केन का समान सूत्र होता है। CnH2n-2 की बात की जाए तो एल्काइन का होता है, CnH2n एल्कीन का होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 22 कहता है कि कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कार्बन का सांकेतिक चिन्ह C होता है जिसकी संयोजकता 4 होती है। वहीं पे परमाणु संख्या की बात की जाए तो परमाणु संख्या 6 होता है। तो परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 23 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा 1:3। उसके बाद में अगला सवाल 24 कहता है हमारा शरीर पीएच के लिए किस सीमा के सही तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 24 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में सही कार्य करता है हमारा शरीर का पीएच परास। उसके बाद में कहता है कि कौन सी धातु कमरे के ताप द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो क्वेश्चन 25 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन 26 कहता है कि एसिटिलील एल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होता है। तो क्वेश्चन 26 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा एथेनॉल होता है। बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में ये नहीं आता है कि IUPAC का मतलब क्या होता है, तो जान लीजिए इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस आधातुओं के वेल्डिंग करने में प्रयुक्त होती है। तो क्वेश्चन 27 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा एथाइन एक ऐसा गैस है जिसका इस्तेमाल हम लोग धातुओं की वेल्डिंग करने में किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन 28 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि डोबेरेनर महोदय एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था और न्यूलैंडस का जो नियम है वो अष्टक नियम है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। तो वहीं पे वर्गों की संख्या की बात की जाए तो 18 है। तो इस क्वेश्चन में हमसे वर्गों की संख्या नहीं बल्कि आवर्तों की संख्या पूछी गई है, इसलिए क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है। तो दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम क्या है, तो आप सभी को बता दें कि वैसे ईंधन जो जीवों के अवशेष से प्राप्त हुए ईंधन को ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन हैं जो जीवों के अवशेष से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि इस दुनिया में पाए जाने वाले वैसे प्राकृतिक या मानवीय संसाधन जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन तो दूसरा होते हैं मानवकृत संसाधन। वैसे संसाधन जो प्रकृति के माध्यम से बनाई गई है उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखिए वायु हो गया, जल हो गया और वहीं पे मृदा अर्थात मिट्टी हो गया, ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। दोस्तों याद रखिए कैल्शियम का सांकेतिक चिन्ह Ca होता है ना जी। इसका परमाणु संख्या की बात की जाए तो परमाणु संख्या 20 होता है। तो वहीं पे परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो क्वेश्चन 32 का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा 20। उसके बाद में अगला सवाल करता है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों याद रखिएगा स्वपोषी पोषण के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, CO2 और जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल 134 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। तो यहाँ पे हमें एक अपघटक का उदाहरण बताना होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरिया जो है यह एक अपघटक का उदाहरण है।
उसके बाद में अगला सवाल 135 मना करता है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। पहला ऑप्शन में दिया गया पपीता, ऑप्शन बी में दिया गया सरसों, ऑप्शन सी में दिया गया उड़हल और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे। यदि जानते होंगे तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में चले जाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल जो आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का पिता और जनक भी माने जाते हैं, तो इन्होंने अपना प्रयोग करने के लिए मटर के बौने पौधे का चयन किया था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा मटर का पौधा। उसके बाद में कहता है कि जीव जिस प्रकर्म के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जीव जिस प्रकर्म के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 37 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जनन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन 40 कहता है कि कौन सा रक्त समूह सभी समूहों में रक्त ले जा सकता है। क्वेश्चन का सही जवाब ब्लड ए समूह हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है। दोस्तों मेंडल का जो प्रथम नियम है उस नियम को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रा। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो दोस्तों याद रखिएगा पादप हार्मोन की बात की जाए तो हार्मोन जो है ऑक्सीजन एक प्रकार का पादप हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 47 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम को हम लोग टायनिन कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल 48 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी गुण है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रभावी गुणों की बात करें तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा लंबा। उसके बाद में कहता है कि लेंस सूत्र है। तो दोस्तों दर्पण सूत्र में माइनस कर दीजिए लेंस सूत्र बन जाता है यानी 1/v - 1/u = 1f। यह एक लेंस सूत्र का उदाहरण है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। उसके बाद में कहता है कि द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा द्विअवतल लेंस को अपसारी लेंस अभिसारी लेंस के साथ साथ इनमें से सभी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है तो धनात्मक होती है यानी पी का जो मान है वो हमेशा प्लस में दिया जाता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उसके बाद में अगला सवाल 52 का सही जवाब बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात की जाए तो 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी 2 होते हैं। उसके बाद में कहता है कि कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है जिस कारण वो दूर से ही आकर्षित होकर दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि लाल रंग का प्रयोग खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल कहता है कि विद्युन्मय तार का रंग कैसा होता है। काफ़ी ही ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 54। इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा कि विद्युन्मय तार का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ये सवाल भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है तो डायनेमो बदलता है। इसके बाद में कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। दोस्तों किसी चालक का तार का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है तो चालक की तार की लंबाई पे, चालक की प्रकृति पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी पर। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों CH4 जिसे हम लोग मीथेन गैस के नाम से जानते हैं यह एक सरल हाइड्रोकार्बन है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा इथेन नहीं बल्कि मीथेन। उसके बाद में कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी जानते होंगे। याद रखिएगा कि दही में लैक्टिक अम्ल तो दूध में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल दही में पाया जाता है। याद रखिएगा। उसके बाद में कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी जानते होंगे कि डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसे पवनों का देश कहा जाता है और जापान एक ऐसा देश है जिसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा।
अगला सवाल कहता है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 60 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दिया गया 2KClO3 डैश देके बताया गया है 2KCl + 3O2, यह एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 61 हमारा कहता है क्लोरोफार्म का अणुसूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा CHCl3, यह क्लोरोफार्म का अणुसूत्र होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, तो याद रखिएगा लवण की बात की जाए तो NaCl जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार का लवण है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में कहता है लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा लोहा का सांकेतिक चिन्ह Fe होता है, इसका लैटिन नेम फेरम होता है। इसका परमाणु संख्या की बात की जाए तो परमाणु संख्या 26 होती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है किस धातु को चाकू से आसानी तरीके से काटा जा सकता है, तो याद रखिएगा सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी तरीके से काट सकते हैं। उसके बाद में कहता है हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हेमाटाइट जो है वो Fe यानी लोहा का एक अयस्क है। उसके बाद में कहता है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा सभी के सभी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं जी, तो क्षारीय होते हैं, है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा क्षारीय। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 को देख लीजिए। क्वेश्चन 67 कहता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 6.25 पे पावर 10 पावर 18 कूलम हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 68 नंबर सवाल को देखिए कि कौन सा नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा स्टील और छड़। उसके बाद में अगला सवाल 69 नंबर सवाल को देख लीजिए कि रबड़ एक बहुलक है, तो दोस्तों रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि कार्बन के अपरूप है, आप सभी को मालूम होगा कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिए क्वेश्चन 71 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। उसके बाद में 72 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो यहाँ पे उत्सर्जी अंगों की बात की जाए तो आप सभी को बता दें कि ब्रिक एक मनुष्य में पाया जाने वाला तंत्र होता है जो उत्सर्जन से संबंधित होता है, यानी ये उत्सर्जन संबंधित सभी कामों को पूरा करता है। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर सवाल कहता है पाचन क्रिया पूर्ण होती है, यानी मनुष्य में पाचन की जो क्रिया होती है ये कहाँ पे संपन्न होती है, तो ये संपन्न होती है बड़ी आंत में। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है रक्तचाप उच्च रक्तचाप कहलाता है, तो दोस्तों उच्च रक्तचाप जो होता है इसे ही हाइपरटेंशन कहते हैं, तो हाइपरटेंशन क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, तो हाइपरटेंशन क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 76 नंबर सवाल को देखिए कि एंड्रोजेन है, तो दोस्तों यहाँ पे 76 नंबर सवाल का क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा नर हार्मोन है एंड्रोजेन। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 को देख लीजिए। क्वेश्चन 77 कहता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला सवाल 78 नंबर सवाल करता है कि पुरुष का मैथुन अंग है, तो यहाँ पे 78 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा सीरन। उसके बाद में 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमोसेपियंस है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा होमोसेपियंस। 80 नंबर सवाल को देखिए कि बीज पत्र का क्या कार्य है, तो याद रखिएगा बीज पत्र का जो कार्य है वो सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के साइंस का 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।